वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और हम मौजूद हैं डायमंड स्टेट समिट में। और अब बिहार के इस खास मंच पर स्वागत करेंगे युवा जनप्रतिनिधि का, जो नई पीढ़ी की आकांक्षाओं और बिहार के बदलते राजनीतिक परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे बीच उपस्थित हैं लोकसभा सांसद अरुण भारती जी। युवा नेतृत्व, जनसंपर्क और विकासोन्मुख राजनीति के साथ उन्होंने कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। संसद में बिहार से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाते हैं। और अब चर्चा बढ़ाते हैं, उनसे चर्चा करेंगे मेरी सहयोगी जया और दिवाकर जी। बहुत स्वागत है सर आपका। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अरुण भारती जी का। सबसे पहले इस आंदोलन से ही शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। एक्स पर आपके जो पोस्ट होते हैं वो वायरल हो जाते हैं। सोनम वांगचुक को लेकर भी आपने एक पोस्ट किया था कि अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो फिर अखिलेश और राहुल जी कहां पर हैं? बिल्कुल। तो इस आंदोलन को एक इंटरप्ट करना चाहूंगा कि इनकी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं समेत चिराग पासवान समेत जितने भी नेता हैं, उन्होंने कभी अपने ट्विटर हैंडल पे युवा बिहारी जोड़ा था। तो युवाओं की आवाज़ है इनकी पार्टी, और चिराग पासवान काफ़ी लोकप्रिय हैं युवाओं में। तो आप अपने सवाल करें। बिल्कुल। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा है आपका, उसको आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आंदोलन की चर्चा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि एक ऐसा दबाव बना कि इस्तीफा तक देना पड़ा है। उस पर आप कुछ कहिए। कैसे जेनजी के प्रोटेस्ट को आपने देखा और उसको समर्थन करते हैं आप? देखिए, छात्रों की जो मांग है, हम लोग उसके साथ हैं। हमारे नेता ने भी कहा, हम लोगों ने भी कहा, और इस पूरे छात्रों की मांग को, युवकों की मांग को, यूथ के मांग को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। मगर आप ये बताइए कि छात्रों के मांग में, इस तरह की राजनीति में अगर राजनीतिक दल घुस जाएं, जहां पर अराजक तत्व घुस जाएं, उसका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। हम लोगों ने देखा किस तरह से दबाव बनाने के लिए लगातार जिस तरह से प्रोटेस्ट किए गए। छात्रों के जो प्रोटेस्ट हुए वो बहुत अच्छे थे, वो बिल्कुल डिसिप्लिन, अनुशासन में थे। लेकिन जैसे ही इस आंदोलन में अराजक तत्व घुसे, आपने देखा होगा पुलिस के साथ झड़प हुई है। और इतने दबाव के बाद प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे के पूरे छात्रों की बातों को माना है। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या एक नाम के बदलने से प्रश्न पत्र सुरक्षित हो गया? क्या एक नाम के बदलने से पूरी परीक्षा प्रणाली सुधर गई? और हम सिर्फ बात परीक्षा पर क्यों कर रहे हैं? हमें बात शिक्षा पर भी करनी है। हम शिक्षा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? छात्रों को, जनजी को ये बताने की जरूरत है कि जब हमारा मापदंड होगा शिक्षा को लेकर के, तो वो एक होगा। हम सिर्फ केंद्र की बात नहीं करेंगे, हम उन राज्यों की भी बात करेंगे जहां छात्रों की को, नौजवानों को, आप केरल में चले जाइए, वहां पर भी छात्रों के ऊपर पानी की बौछारें, वाटर कैनन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप चले जाइए झारखंड, वहां भी पेपर लीक के कारण जो जेपीएससी मेंस की परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई। आप चले जाइए तेलंगाना, वहां पेपर लीक हुए, उसका जवाब कौन देगा? और आप आ जाइए पंजाब, वहां भी फार्मासिस्ट के पेपर लीक हुए, उसका जवाब देने के लिए भी किसी को चाहिए। और पंजाब में तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर दलित छात्रों का छात्रवृत्ति पिछले 1 साल से बंद है। जब अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी इस बारे में वक्तव्य देते हैं, तब वो अपने राज्य, जहां से उनका शिक्षा मंत्री है हरजोत सिंह जी, उनको वो क्यों नहीं जिम्मेदार ठहराते हैं? बात होगी तो एक मापदंड होगा, दोनों पक्षों की बात होगी, सिक्के के एक पहलू की सिर्फ बात नहीं होगी। लेकिन विपक्ष को मौका कौन देता है मुद्दों में प्रवेश करने का, घुसने का? क्योंकि छात्रों ने जब डिमांड शुरू की तो लगता नहीं कि आप देर कर दिए उनकी बातें सुनने में। शिक्षा पर आप चाहते हैं कि सुधार हो, परीक्षाओं में नकल रुके, पेपर लीक ना हो, लेकिन आपने सुनने में देर क्यों कर दी? आप तो हर मुद्दे में विपक्ष को ला देते हैं। देखिए, विपक्ष की विडंबना यह है कि उनके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए जहां उनको भीड़ दिखती है उस भीड़ पर राजनीति करने के लिए पहुंच जाते हैं, वहां पर पलने के लिए पहुंच जाते हैं। इस बार की छात्र के आंदोलन में यह सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह रही कि चिराग पासवान जी ने
मंत्री रहते हुए मंत्रिमंडल में लगातार प्रधानमंत्री जी से संवाद किया, इसको लेकर के छात्रों की बातों को रखा और प्रधानमंत्री जी ने भी यह कहा कि हम छात्रों से सीधा संवाद करेंगे, हम कहीं भी किसी राजनीतिक दल को बीच में आकर दलाल नहीं बनने देंगे। इसीलिए आप देखिए इन छात्र आंदोलन होने के बाद, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हो, चाहे वो सपा के अखिलेश यादव हो या आम आदमी पार्टी के लोग हो, सब श्रेय लेने की, क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हुए हैं। सब अपने तरीके से नए नए एंटिक्स, नए नए डिमांड निकाल रहे हैं। लेकिन जब छात्रों से सीधा संवाद हो रहा है, युवाओं से सीधा संवाद हो रहा है, तो राहुल जी, क्योंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में चुनाव है, राहुल जी, अखिलेश जी और अरविंद केजरीवाल जी आपस में क्रेडिट के लिए लड़ रहे हैं और नई नई मांगे लेकर के आ रहे हैं। जरूरी आज के दिन में यह है कि जब छात्रों की मांगे मान ली गई हैं, तो परीक्षा के बाद अब शिक्षा पे चर्चा हो, पूरी परीक्षा व्यवस्था को बेहतर कैसे करना है उस पर चर्चा हो। आप छात्रों की मांग का चार्टर रखिए, किसी राजनीतिक दल ने नहीं रखा है। अगर किसी परीक्षा में लीक होता है तो चार्टर में यह होना चाहिए कि कितनों दिनों के बाद तुरंत परीक्षा होगी, इसमें कितने दिनों में जांच की इंक्वायरी शुरू होगी, कितने दिनों के अंदर जब जांच होगी तो लोगों को इसमें न्याय मिलेगा। और आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है और बिहारी फर्स्ट का आपने एक विजन लाया था, तो सरकार के भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। पहले तो आपको सरकार के 100 साल पूरे होने पर शुभकामनाएं, क्योंकि आप 100 दिन माफ कीजिएगा, 100 दिन पूरे होने पे आपको शुभकामनाएं। आप सहयोगी दल की भूमिका में हैं, तो बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, क्या आपको लगता है कि 100 दिन में वो विजन पूरा हुआ है या उस पर काम करती हुई दिखाई दी है सरकार? बिल्कुल, देखिए आज के दिन ही सम्राट जी के नेतृत्व में चिराग पासवान जी के बिहारी फर्स्ट के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और इन 100 दिनों के पूरे होने पर हम लोगों ने कहीं फीता नहीं काटा है, क्योंकि 100 दिन में बिल्डिंग का नींव बनता है, फाउंडेशन बनता है। हम लोग फाउंडेशन बना रहे हैं और फाउंडेशन मजबूत हुआ है, इसीलिए अब इसके ऊपर इमारत भी बहुत अच्छी बनेगी। आप देखिए लगातार जिस तरह से कार्यक्रमों को लेकर के, चाहे सहयोग शिविर हो, चाहे हर जिला, हर उद्योग की बात हो, हर जिले में इस बात को लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है। जगह चिन्हित किए जा रहे हैं कि कहां कहां औद्योगिकीकरण हो सकता है, जमीन हम ले सकते हैं उसके लिए। और भागलपुर में बिहार का एक बड़ा पावर प्लांट लगने जा रहा है। ये इन 100 दिनों की उपलब्धियां हैं। 100 दिनों में जमुई आप कितनी बार गए? क्योंकि जमुई का एक वीडियो काफी वायरल हुआ, आप गुस्से में आ गए थे, वो जरा बात बताइए पूरी। पीड़ित परिवार से आप मिल रहे थे, वो अपनी बात रख रहे थे, लेकिन वो रील भी बना रहे थे। तो अब देखिए, तो रील का बहुत प्रेशर है, तो रील अगर वो बना रहे थे तो इंश्योर करना चाहते होंगे कि यहाँ पे सांसद जी से बात हुई है, भरोसा मिला है, तो वो किस्सा पहले बताइएगा, क्या सबसे था वो पहले किस्सा? देखिए, मैं एक परिवार में घटना हो गई थी, मैं उस घटना में गया था पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। और मिलने के बाद जब मैं निकल रहा था, क्योंकि मुझे अगले पीड़ित परिवार से मिलने जाना था, तो कुछ लोग हैं जो जिंदगी मुझे लगता है उनकी रील में ही बीतती है। उन्होंने मुझसे सवाल किए और उन सवालों के मैं जवाब दे रहा था। मैंने उनके हर सवाल, उनकी हर मांग का जवाब दिया और मैंने कहा भी कि आपकी जो मांगे हैं एक कम अंतराल में पूरी हो जाएगी। इसके बाद एक सांसद होने के नाते अगर किसी मेरे कार्यकर्ता पर रील बनाने के लिए आप आक्षेप करेंगे तो उसके लिए मैं बीच में आकर के बीच बचाव करूंगा। पोस्टर भी लग गया था, बिल्कुल, वो क्यों? बिल्कुल। क्यों 100 दिन में आप पहले गए मैं नहीं इस वहाँ बात पे, को कंप्लीट बिजी हो करूं। गए थे बहुत जी ज़्यादा? जी, तो हुआ क्या कि जब मेरे कार्यकर्ता पर आक्षेप होगा तो उसका बचाव करना एक जनप्रतिनिधि के तौर पे मेरी भी जिम्मेदारी है। और मैंने उनको जवाब भी दिया, और जवाब देने के बावजूद भी अगर वो संतुष्ट नहीं थे तो मेरा स्पष्ट मत है, मैं जमुई का विकास करने के लिए गया हूं। मैं किसी के फेसबुक आईडी और उसके यूट्यूब रील का विकास करने के लिए नहीं गया हूं। लगातार देखिए, पिछले अगर आप मुझसे मांगेंगे 6 महीने के आंकड़े, तो मैं गिनाता हूं कि बरनार जलाशय योजना, वहां पर 2500 करोड़ का हम आवंटन करवा करके काम शुरू करवा दिया हम लोगों ने। वहां पर जाजा बटिया रेल लाइन था, 496 करोड़ का आवंटन, और आप गजट में पब्लिश हो गया, आप जमीन अधिग्रहण होने जा रहा है उस रेल लाइन के लिए। नवादा लक्ष्मीपुर रेल लाइन 621 करोड़ का आवंटन करवाया। और अभी पिछले महीने ही मैंने
झाझा किउल तीसरी रेल लाइन 962 करोड़ का, उसका भी आवंटन करा करके जो मेरा एक विजन है जमुई को लेकर के हाई कैपेसिटी हाई डेंसिटी रेल कॉरिडोर का, उस पर मैं लगातार प्रयासरत हूं और आगे भी रहूंगा। और आपका जो दूसरा सवाल था, देखिए चुनाव का वक्त था और चुनाव के वक्त में हर जनप्रतिनिधि को अपने उम्मीदवार, हम लोग बिहार में 2020 में चुनाव लड़े थे, उस वक्त हम लोगों ने पार्टी के सिद्धांत को चुना था। 2025 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हमें चुनाव अपने उम्मीदवारों को लड़वाना था, और जिस कारण से उस समय मुझे लगता है कि अपने क्षेत्र के दायित्वों को लेकर के थोड़ी सी वहाँ पर अनुपस्थिति रही थी और इसके लिए लोगों ने लगाया। लेकिन मैं इसे बड़ा ही पॉजिटिव लेता हूँ, जनता जिससे उम्मीदें रखती है उसी को खोजती है, इसीलिए वो पोस्टर लगे। और बाद में जाके मैंने कहा भी उनको कि अगर आपको मुझसे उम्मीदें हैं, आपने ये पोस्टर लगाया, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भविष्य में आपको जब भी जरूरत रहेगी मैं लगातार क्षेत्र में आता रहूंगा। और सबसे बड़ी बात कि जिसका पोस्टर लगता है वो मंत्री भी बनता है। आपने चुनाव की बात की, तो बीजेपी की तरह आप भी एक चुनाव के बाद दूसरे राज्य में आप प्रवेश कर जाते हैं। कभी झारखंड में आपने चुनावी तैयारी की और वहाँ एक सीट आपने पाया और वहाँ जीत रखा। आपका जो स्लोगन है, अभी तो तकिया कलाम हो गया आपकी पार्टी का, हर कार्यकर्ता का कहता है कि उसे जो भी सीटें मिलती हैं 100% स्ट्राइक रेट होता है। आप उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गए हैं और सिद्धांतों की भी बात की आपने, तो आपकी पार्टी का नारा हुआ करता था, रामविलास पासवान जी जब थे, और अभी बिहार चुनाव में भी ये नारा लगता था, धरती गूंजे आसमान, रामविलास पासवान। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपने सहूलियत के अनुसार बदल ली, आपने कहा पंडित पासी पासवान, धरती गूंजे आसमान। अब ये पंडित पासी पासवान क्या है, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए दिवाकर जी, मैंने कहा कि हमारे संस्थापक के नाम पर जो ये नारा चलता है, ये हम लोगों को बहुत प्रेरणा देता है, हम लोग के लिए, हम लोगों में ऊर्जा भर देता है। और बहुत ज़रूरी था कि जब आप समाज में हर जगह जा कर के उस वर्ग की बात करें जो पीड़ित है, जो वंचित है, तो उसको लेकर के हम लोगों ने इस नारे को विस्तार दिया है। आप याद कीजिए उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश ने, मुझे लगता है पूरे भारत की यह विडंबना है कि किसी को यह कह करके आप अलग कर दे कि अरे तुम तो इस ऊंचे पायदान पर हो, तुम इतने सबल हो कि तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। और वहीं आप बोलोगे कि दूसरे जो पासी पासवान की मैं बात कर रहा हूं कि अरे तुम अनुसूचित समाज से आते हो, अनुसूचित जाति समाज से आते हो, तुम इतने नीचे हो कि तुम्हें भी देखने की जरूरत है क्योंकि तुम्हारा बहुत योगदान नहीं है। तो सबकी बात आप कीजिए, केवल पंडित पासी नहीं, तो पासवान। यही पे आ रहा हूं, जब नीचे पायदान और ऊपर पायदान की आप बात करते हैं तो इन्हीं दो पार्टों के बीच में सारे समाज है। मैं जब बात करता हूं A to Z की, तो मैं पंडित पासी पासवान की ही बात करता हूं। तो उत्तर प्रदेश में आपकी भूमिका क्या होगी? आप कैंपेन कर रहे हैं, पोस्टर लगवा रहे हैं, लखनऊ में तो पोस्टरबाजी हो रही है, एक तरफ जमुई में पोस्टरबाजी हो रही है आपके खिलाफ, और एक तरफ जो है आप चुनावी तैयारी कर रहे हैं और लखनऊ को पोस्टरों से पाट रहे हैं। वहाँ वोट कटवा की भूमिका में रहेंगे या आपने बीजेपी की सहयोग करने के लिए आप भूमिका बना रहे हैं? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जाकर के किसी भी गठबंधन से पहले हम लोगों को संगठन की बात करनी चाहिए, और हम लोग वही कर रहे हैं। लगातार हम उत्तर प्रदेश में हम लोग भ्रमण करके अपने संगठन को विस्तार दे रहे हैं, और संगठन के विस्तार के साथ ही जहां जहां पर, जैसे हमारे बड़े साहब ने, रामविलास पासवान जी ने उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को लेकर के बहुत अच्छा काम किया था। बीच में जो समस्या आए उसके कारण से संगठन थोड़ा कमजोर हुआ था, मगर उसको दोबारा मजबूत करके, उसको विस्तार दे करके हम वहां ले जाना चाहते हैं जहां पर बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी हम लोग चुनाव लड़ सके। मुझे नहीं पता है कि अभी गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, लेकिन एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने के तौर पर, एक जिम्मेदार, अगर भविष्य में गठबंधन होता है तो जिम्मेदार गठबंधन के सहयोगी होने पर आपकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए और पूरी होनी चाहिए। इसके लिए आप तैयारी पूरे के पूरे 403 विधानसभा पर करें, और यही तैयारी हम लोग कर रहे हैं। संगठन मजबूत कैसे होगा? आपकी पार्टी के समर्थक कहते हैं कि जब चुनाव होता है तो काफ़ी एक्टिव होते हैं आप, हेलीकॉप्टर आपका उड़ता रहता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही आप स्ट्राइक रेट की बात करके निकल जाते हैं। झारखंड में भी आपका एक MLA जीता है, कितने कार्यक्रम आपने किए, पार्टी की कितनी बैठक हुई? और जिस तबके की बात कर रहे हैं कि पंडित पासी पासवान में सारा तबका आ जाता है, तो पार्टियों में क्यों नहीं दिखता है जब टिकट बांटते हैं आप? चुनाव में क्यों नहीं दिखता है जब टिकट बांटते हैं आप? आपको तो आरोप लगता है कि आप परिवार के ही लोगों को ज़्यादा टिकट देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि हम लोगों ने जब तैयारी की थी झारखंड में, उसके बाद बिहार में और उत्तर प्रदेश में, तो एक
बीच में छोटा सा ऐसा गैप है जहां पर बहुत सारे लोग झारखंड से और बिहार से फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं, क्योंकि शुरू में जब आप जाते हैं काम करने के लिए तो जो गंभीर जो बड़े सीनियर वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं उन सभी को उत्तर प्रदेश में दायित्व दिया हुआ है। थोड़ा समय देने के बाद अभी वहां से हम लोगों को वहां पे बिहार में भी और झारखंड में भी कार्यक्रम हमारे शुरू हो जाएंगे। वहां से जो हमारे विधायक है जनार्दन पासवान जी, वो वहाँ पर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं और अभी वो अपनी कार्यकारिणी की सूची तैयार करके वहाँ भी कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम लोग जब बात करते हैं कि अपने संगठन को विस्तार देने की, तो हम हर उस गरीब वंचित, हम हर उस उनकी बात कर रहे हैं जिनको किसी न किसी तरह समाज में हाशिए पर रखा गया और उनको कैसे हम साथ में लेकर के चलते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार हम लोगों ने पूर्वांचल हो चाहे मध्यांचल हो, जहां जहां भी आप याद कीजिए लोकसभा चुनाव 2024 के समय किस तरह से पासी पासवान समाज को सपा के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा यह कह करके डराया गया, भरमाया गया कि वहां पर अगर आप किसी और को वोट देंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। यही बात बिहार में भी थी, यहां पर चिराग पासवान जी थे, इसीलिए यह जो उनका भ्रम था नहीं चला, उत्तर प्रदेश में चल गया। यहां पर हम 40 में से 30 सीटें जीत गए, मगर वहां हम 80 में से 63 सीटें हार गए। अगर इस समाज को, इस दलित समाज को आगे लेकर के चलना है तो उनको ये भरोसा, विश्वास देना पड़ेगा कि जैसे चिराग पासवान जी बिहार में उपस्थित हैं, उत्तर प्रदेश में भी आपके लिए रहेंगे। और इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला अब उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। संगठन के तौर पर हम उस स्तर पर तैयार होंगे जहां उत्तर प्रदेश में भी बिहार की भांति एक बड़ी उपस्थिति दर्ज करेंगे। तो वहाँ के भी दलित समाज के नेता हैं, मायावती हैं, चंद्रशेखर आजाद है, तो उनको छोड़कर एक ऐसे नेता पर भरोसा क्यों करेगा उत्तर प्रदेश, जो अभी बिहार में तो है, लेकिन अब अगर आप 2022 की बात करें, 3 सीटों पर आप लड़े थे और एकदम से 2027 में 403 सीटों का प्लान है। आप वो भरोसा कैसे उनमें लाएंगे कि आप हम पर भरोसा कीजिए, बेहतर होगा। योगी आदित्यनाथ से भी अभी आपकी मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले, तो क्या बातचीत हुई थी, क्या प्लानिंग हुई थी, 2027 को लेकर चर्चा की गई थी, वो किस्सा भी बताइएगा। हमारे नेता भी युवा नेता हैं, जेनजी के नेता हैं, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो अपील अभी इस तरह से बाकी जेनजी के जितने भी उद्देश्य हुए हैं और जो अपील चिराग पासवान जी का बिहार में है, वो उत्तर प्रदेश में भी है। अभी हम लोगों ने कार्यक्रम के माध्यम से ये सारा चीज वहां पर देखा था। आप सही कह रही हैं कि मायावती जी का बड़ा नाम है, हम लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन जो सक्रियता दलित समाज को वहां पर उत्तर प्रदेश में मायावती जी की तरफ से मिलता तो संभवतः हम लोगों को वहां पर जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर आज जगह खाली है और वहां पर जरूरत है कि चिराग पासवान जी जाएं, तो उनको जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी से हमारी मुलाकात हुई थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर थे जहां पर लोगों के साथ घटनाएं हुई थी, उन पीड़ित परिवारों के लोगों को न्याय की जरूरत थी और उन सभी की मांग को लेकर के हम लोग गए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। और हम लोगों ने कहा कि हम लोग यहाँ पर अगर आपको आकर के दलित समाज के रूप में, पिछली बार जैसे आप ठगे गए थे, इस तरह की बात नहीं हो, तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग उनकी आवाज बने और अंत में जब ये समाज मजबूत होगा तो पूरे एनडीए को ही मजबूत करेगा। भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला बहुत उठा और सत्ता पक्ष में भी उसको लेकर बहुत अलग अलग राय रही। मांझी जी का कहना था कि ये उचित है, जवाब दिया गया, उस पर भी आपकी पार्टी की तरफ से स्टैंड रखा गया। चिराग पासवान ने कहा कि इतने बड़े नेता हैं, कम से कम ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। ये जो खिटपिट है आपकी पार्टी और मांझी जी की पार्टी में, ये खिटपिट क्यों होती रहती है? एक आपको नहीं लगता कि ये जब आप एक साथ रहते हैं, अलायंस में हैं, तो फिर आपको सवालों के जवाब भी बहुत तोल मोल के देना चाहिए ताकि जनता में वो गलत मैसेज ना जाए? उन्होंने अपने बेटे को नसीहत भी दी कि मुंह खोलो और जो दिखेगा वही बिकेगा। उन्होंने इस तरीके की नसीहत दी कि लोग कैसे कैसे हरा गहरा आए और टिकट लेके चले गए और क्या क्या लेते जा रहे हैं, मतलब हिस्सेदारी की बात की उन्होंने। मंच से ही उन्होंने अपने बेटे संतोष सुमन जी को इशारा किया। आपको हरा गहरा कह रहे हैं, जैसे तैसे आके लेकर टिकट चले गए, बीजेपी पर दबाव बनाया। वो मुंह नहीं खोलते हैं, आप मुंह खोल के और कुछ चमका के और टिकट ले लेते हैं, हिस्सेदारी ले लेते हैं, उनसे ज़्यादा ले लेते हैं। दिवाकर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जब बात करती है तो A to Z की बात करती है, पंडित पासी पासवान की बात करती है, समाज के हर तबके की बात करती है। तो किसी भी ऐसे मुद्दे पर, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमारी संकीर्ण भावना नहीं हो सकती कि ये सही है या गलत है। ये परखना हमारा काम नहीं है एक राजनीतिक दल के तौर पर। ये न्यायालय के
पटल पे परखा जाएगा कि सही हुआ या गलत हुआ, लेकिन एक राजनीतिक दल, एक जनप्रतिनिधि होने के तौर पर जिसके यहाँ भी घटना होगी, अन्यायपूर्ण घटना होगी, कोई भी बर्बरता होगी, लगेगा कि इनके साथ सही नहीं हुआ है, वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि जाकर के खड़े होंगे। हमारा यह दायित्व है। हम ना अनुसंधान कर सकते हैं, ना विवेचना कर सकते हैं, ना ही हम न्यायिक प्रणाली पर कोई सवाल उठा सकते हैं, मगर हम कोई अनर्गल टिप्पणी भी नहीं करेंगे। हमारा काम विवेचना करना नहीं है, हमारा काम उसकी आवाज को मजबूती से उठाने का है। और जहां तक बात रही गठबंधन की, गठबंधन देखिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे होता है। हमारा उद्देश्य कुछ और है, हम सभी को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं। बाकी के उद्देश्यों के बारे में मुझे बहुत नहीं पता है। नहीं, विपक्षियों में बिहार में हो या केंद्र के जो एनडीए में जो सहयोगी दल है, ऐसा कहा जा रहा है कि दबी जुबान से जो आपके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, चाहे बिहार की सरकार की बात करें या केंद्र की सरकार की बात करें। आप खुश हैं, लेकिन आपके समर्थक और आपके अन्य नेता खुश नहीं हैं। देखिए, हम लोग जब सरकार का हिस्सा है, हम लोग मंत्रिमंडल के अंदर बैठे हुए हैं, अंदर रहने के कारण जो भी समाज से, बिहार से कहीं भी जनता के किसी भी पक्ष से कोई आवाज उठती है, हम बिहार में भी मंत्रिमंडल में रख रहे हैं, हम राष्ट्र में भी मंत्रिमंडल में रख रहे हैं। हमारी आवाज सिर्फ हम आश्वासन नहीं दे रहे हैं, हम आवाज को वहां तक पहुंचा रहे हैं जहां पहुंचाने की जरूरत है। ऐसे में किसी का नाखुश अगर कोई होंगे तो मैं तो बात करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि उनकी आवाज इस पटल तक पहुंचे, लेकिन समाज के हर वर्ग की आवाज को उठा करके, बिहार की हर वर्ग की आवाज को उठा करके अगर बिहार के मंत्रिमंडल तक, शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच रहा है, राष्ट्र में शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच रहा है, तो मैं इसे अपने नेता की सफलता मानता हूं। हम लोग का कार्यक्रम जहां हो रहा है, अभी बाई इलेक्शन चल रहा है, बाकी पूर्व उपचुनाव, चिराग पासवान नहीं दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान मंच से उतरे, वो जैसे ही एयरपोर्ट पे आए और वहाँ से लोगों के बीच में आए और मीडिया ने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आरजेडी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। क्या आप जो है तीसरे पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं? आपके विपक्षी जो है सवाल खड़ा कर रहे थे कि चिराग पासवान किधर है? नहीं दिवाकर भाई, हम लोग किसी को मजबूत नहीं करना चाहते हैं। आने वाले समय में हमारे नेता का भी कार्यक्रम लगेगा। एक रणनीति होती है, उस रणनीति के तहत अलग अलग कार्यक्रम तय किए जाते हैं। आने वाले समय में आप चिराग पासवान जी को भी इस चुनाव में आप आगाज करते हुए देखेंगे। लेकिन एक सवाल जो हमारे नेता ने किया था वो बड़ा ज़रूरी है कि अगर उनके उम्मीदवार हैं तो उस नेता को, जब आज बिहार में इतना एक्शन हो रहा है, बिहार में चुनाव चल रहा है, तो कोई नेता बिहार से बाहर इस वक्त क्या कर रहा है, सवाल उसके ऊपर उठना चाहिए। तेजस्वी की तरफ इशारा है आपका? मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, मैं हर उस नेता की बात कर रहा हूँ जिसे उस वक्त होना चाहिए था अपनी पार्टी को जिताने के लिए बिहार में, और लेकिन वो बिहार के बाहर अगर घूम रहे हैं, देश से बाहर घूम रहे हैं, तो सवाल उनके ऊपर भी उठना चाहिए। चिराग पासवान तेजस्वी को प्रतिद्वंदी मानते हैं, क्योंकि लालू पासवान और नीतीश के एरा के बाद आप चिराग पासवान, तेजस्वी और एक दो और नेता हैं जिनमें अब लग रहा है कि आगे जो बिहार की पॉलिटिक्स होगी इन्हीं नेताओं के इर्द गिर्द है। तो चिराग पासवान तेजस्वी को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं। देखिए, बिहार के विकास को लेकर के जो हमारे नेता का विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको धरातल पर उतारने का हम लोगों का लक्ष्य है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी कैसे पूरे समाज को हम साथ में लेकर के चल सके, वहाँ भी उनको आगे उनकी आवाज़ को मंच देना, ये हमारा लक्ष्य है। हमारी किसी से कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। हमने हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने इतना ऊंचा मापदंड सेट किया हुआ है कि किसी से प्रतिद्वंदिता करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम अपने लक्ष्य को लेकर के अग्रसरित हैं, बिहार में भी, झारखंड में भी और उत्तर प्रदेश में। विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान ने कहा था कि अब वो बिहार की राजनीति में सक्रिय होंगे, और उन्होंने ये भी कह दिया था कि आरा से वो विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। लेकिन अचानक चिराग पासवान जो है विधानसभा चुनाव की जैसे तपिश बढ़ती गई और वो गायब होते गए, उन्होंने विड्रॉ कर लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, चिराग पासवान जी जब ये बात संसदीय बोर्ड में डिस्कशन के लिए आई थी और इसके बाद ये तय हुआ कि आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है उसको सिर्फ आप बिहार तक सिमट करके रखना चाहते हैं या उसको आप राष्ट्रीय पटल तक ले जाना चाहते हैं। और उस वक्त ये फैसला तय किया गया कि चिराग पासवान जी को फिलहाल राष्ट्र में, केंद्र में रह करके जो युवाओं की आवाज़ है, छात्रों की आवाज़ है, मंत्रिमंडल में उठाने की ज़रूरत है, बिहार की आवाज़ है, उसको उठाएं। आने वाले समय में मगर हमारी तैयारी ऐसी हो कि चिराग पासवान जी यहाँ पर आएँ। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं, पूरे चुनाव में
अगर कोई नेता सबसे ज्यादा सबसे जगह जिसको सभी उम्मीदवारों ने चाहा कि उपस्थित हो तो वो चिराग पासवान जी थे। और चिराग पासवान जी ने सभी नेताओं से ज्यादा कार्यक्रम करके सभी उम्मीदवारों को जिताने में, और जहां पर ये आंकड़े लगाए जा रहे थे, उम्मीद की जा रही थी कि मात्र 160-170 सीटें आएंगी, चिराग पासवान जी के कारण 202 सीटें आई हैं। आप तो सीएम के कैंडिडेट के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे थे। आप तो चिराग पासवान को सीएम के कैंडिडेट के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे थे। चिराग पासवान खुद ही पीछे हट गए। नहीं, मैं आज भी हमारा लक्ष्य है, हमारी पार्टी के जितने कार्यकर्ता नेता हमारे विधायक यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का लक्ष्य है कि आने वाले समय में जब भी संभव हो, गठबंधन में या अकेले, चिराग पासवान जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का जो हमारा लक्ष्य है वो कहीं से पीछे नहीं है। इस पर काम चल रहा है और 2030 में उम्मीदवार बिल्कुल संभव हो सकता है, लेकिन इस पर काम लगातार चल रहा है और इसको लेकर के संगठन की मजबूती हो, चाहे बिहार में हो, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में हो, मजबूती से इस पर काम किया जा रहा है। आने वाले समय में ये विस्तार आपको दिखेगा भी। लेकिन एनडीए अपनी एकजुटता की वजह से जाना जाता है, तो जब आप ऐसी बातें करते हैं खुलकर, तो वहां से मैसेज नहीं आता कि नहीं अभी ऐसी बातें नहीं करनी है, अभी 2030 तक फोकस रहिए और उसके बाद के लिए भी प्लान, क्योंकि बीजेपी का प्लान अगर देखें, एनडीए का प्लान देखें तो खुलकर कुछ भी नहीं होता है, एकदम अचानक से कुछ भी होता है। तो आपकी प्लानिंग उनसे अलग कैसे हो जा रही है? देखिए, एक संगठनकर्ता के रूप में मैं अपने नेता को शीर्ष पर देखना चाहता हूं और संगठन का भी दायित्व है ये कि वो अपने नेता को शीर्ष पर ले जाने का काम लगातार करते रहें। ये अंत में फैसला नेता करेंगे कि गठबंधन के माध्यम से जो उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है उस पर वो कैसे अमल करना है, क्या मार्गदर्शन देना है, ये नेता तय करेंगे। संगठनकर्ता के तौर पर अपने नेता को शीर्ष पर देखना और उसके लिए लगातार अपना काम करते रहना, संगठन का विस्तार करते रहना और भारत में हर जगह करना, ये हम लोगों का दायित्व है और इस पर हम लोग अडिग हैं। जमुई को लेकर भी करते हैं, क्योंकि अभी बात पॉलिटिकल हो गई। अब जमुई के लिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, अब जमुई क्योंकि नक्सल प्रभावित रहा है, एक डर का माहौल वहां पर रहा है। बहुत खूबसूरत तस्वीर आई थी चुनावों के दौरान भी कि लोग घर से बाहर निकल रहे थे, वोट देने जा रहे थे, तो लगा कि ये डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो आप वहां पर बदलाव देख रहे हैं और विजन उस क्षेत्र के लिए क्या है? क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए आप लोग का विजन बहुत अलग रहा है, अमित शाह का भी प्लान रहा है और वो भी उस पर कहते रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। उन्होंने रिपोर्ट कार्ड जो रखी वो जमीन पर भी दिखाई देती है। तो अभी जमुई को लेकर आप बदलाव वो देख रहे हैं कि अभी काम करने की वहां जरूरत है? बिल्कुल, चुनाव के वक्त हम लोगों ने देखा था कि पूरे जमुई में खास करके जो कुछ इलाके हैं वो ज़्यादा नक्सल प्रभावित थे, लेकिन उसको लेकर के केंद्र सरकार ने लगातार जिस तरह से कार्य किया है उस कार्य को आगे बढ़ाया है और अभी भी प्रशासन इसको लेकर लगातार, जब समीक्षा होती है दिशा बैठक में ये बात उठती है, उसके अलावा अलग अलग फोरम में जब डिस्कशन होता है ये बात उठती है और इसको कैसे बेहतर तरीके से और आगे ले जाया जाए और कैसे जो ट्राइबल्स हैं उसको मुख्य धारा में लाया जाए। लगातार वहाँ पर हर तरह के आईडी बनाने को लेकर के कैंप चलते हैं, हर सरकार की योजनाओं को लेकर के कैंप चल रहे हैं और ये निरंतरता में चल रहे हैं। तो उनको मुख्य धारा में, विकास के मुख्य धारा में जोड़ने का काम लगातार चल रहा है और दिशा बैठकों के माध्यम से मैं इसकी समीक्षा भी करता हूं। इसके अलावा जब भी मौका मिलता है जरूर हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि और नई योजनाओं को जमुई में कैसे ले आया जाए। जैसे एक हाई कैपेसिटी रेल कॉरिडोर का काम है, साथ ही साथ अभी चकाई में और शेखपुरा में औद्योगिकीकरण के लिए ज़मीनें आइडेंटिफाई की गई हैं। वहाँ पर उद्योगों का जाल बिछाने के लिए लगातार माननीय मंत्री जी से भी बात हुई है और सबको लेकर के इसको बड़ा ही सजग है। मैं आपको एक और उपलब्धि बताता हूँ, अभी आज़ादी के बाद शेखपुरा जो विधानसभा है उसमें केंद्रीय विद्यालय नहीं था, हम लोगों ने नहीं स्वीकृत कराया सिर्फ उसे, अब वहाँ पर कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं और अब हमारे बच्चे भी शेखपुरा में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ेंगे। और पलायन एक बहुत बड़ी समस्या रही है उस क्षेत्र के लिए भी या पूरे बिहार के लिए, तो उस पर कैसे काम हो रहा है? क्योंकि आपने उद्योग की बात की कि उद्योग को लेकर हम काम कर रहे हैं, निवेश हो गया, उद्योग हो गया, पर्यटन के लिहाज से भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और ये जो जनरेशन है जेन ज़ी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनको लुभाना सबसे मुश्किल है। तो वो कौन से उद्योग हैं जिस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि इसमें युवाओं को काम मिल पाए और उनको रोका जाए कि वो बिहार में पढ़ाई करें और बिहार में ही काम करें? बिल्कुल, देखिए, बिहार से जाना, आप अपने जब करियर के लिए, अवसर के लिए बिहार से जाते हैं बाहर तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार से भागना
जैसे अभी तेजस्वी जी भागे हुए हैं, ये बुरी बात है। अवसर यहां पर क्रिएट किया जा रहा है। अवसर को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने एक जिला एक उद्योग की जो बात की है, इस पर सरकार बहुत ही सीरियस है, गंभीर है। और ये हमारे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, हमारे नेता बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन है। इसको लेकर के पनायल को लेकर के हम लोग बड़ा ही इसके लिए गंभीर हैं और इसके निवारण पर काम हो रहा है। और इस निवारण को आप जब ये योजना आती है एक जिला एक उद्योग, इसीलिए जगह जगह जमीन आइडेंटिफाई की जा रही है। और जब भागलपुर में पहला एक बिजली का पावर का ये घर बनते हुए देखते हैं, इसके साथ ही साथ अलग अलग और योजनाओं पर काम होते हुए बिहार को की जो नींव नीतीश जी के समय बनी थी, अभी सम्राट जी के 100 दिनों में बनी है, इसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लगातार कर रहे हैं। बिहार में आप औद्योगिक विकास की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एक जिले में एक उद्योग के थीम पर आप काम कर रहे हैं। चिराग पासवान के पास भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का विभाग है, मंत्रालय है। चिराग पासवान को लेकर हमेशा विपक्ष क्रिटिसाइज करता है। वो कहता है कि चिराग पासवान ने अभी तक अपने मंत्रालय से बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, वैसा उन्होंने किया नहीं। क्योंकि जब भी बिहार की चर्चा होती है तो यहाँ इस बात की चर्चा होती है कि पूर्वी राज्यों में फूड प्रोसेसिंग का बड़ा जो है अवसर पैदा हो सकता है, यहाँ निवेश हो सकते हैं, रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट को लेकर चिराग पासवान ने कुछ कॉन्क्रीट करते हुए चिराग पासवान ने कोई कदम नहीं उठाया। देखिए, ये बड़ा ही सहूलियत वाला सवाल है जो विपक्ष हर बार करता है, लेकिन पूछने से पहले लगता है अखबार नहीं देखता है, बल्कि रील ही देखता है केवल। देखिए, चिराग पासवान जी जब से मंत्रालय में आए हैं, देश का दूसरा निफ्टम बिहार में हाजीपुर में तैयार हो रहा है। अभी बायर सेलर मीट हुआ था, जिसके माध्यम से किसानों को लगातार बायर से जोड़ने का जो उन्होंने काम किया है, एक मार्केट प्लेस बनाया है जो जिसमें जेनजी भी काम कर रहा है, ये उन्होंने किया है। और अभी एक इन्वेस्टर मीट हुआ था जिसके माध्यम से पूरे भारत में उनके मंत्रालय के माध्यम से 25,000 करोड़ के निवेश का एमओयू हुआ है। उसकी बात नहीं कर रहा होता है विपक्ष, इस बात की भी बात नहीं कर रहा होता है कि हाजीपुर में और अलग अलग क्षेत्रों में अभी कैसे वो सर्वे करवा रहे हैं कि हम बिहार में कहां कहां फूड पार्क लगा सकते हैं, चाहे वो लार्ज हो, मिड हो, स्मॉल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मगर हमारे मंत्रालय के माध्यम से भी, फूड प्रोसेसिंग के मंत्रालय के माध्यम से भी कैसे इसको बिहार में धरातल पर उतार सके। खैर, विपक्षियों को इससे लेना देना भी नहीं है। जब उनके नेता खुद लंदन में हैं तो ये लोग भी लखनऊ में या कहीं घूम रहे होंगे। उनको जानने की जरूरत है, आंकड़ों को पहचानने की जरूरत है और पढ़ने की भी जरूरत है हुजूर, ताकि जाने कि बिहार को लेकर के एनडीए सरकार, हमारे चिराग पासवान जी, हमारे नेता किस मजबूती से काम कर रहे हैं। चलते चलते एक सवाल कर लेते हैं। पिछले दिनों एक मामला हुआ इनकाउंटर का, आरा के शाहपुर में भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ। चिराग पासवान चाहे बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, पहले मंत्री थे वहां जाने वाले। अब तक जो कार्रवाई हुई है, आप संतुष्ट हैं? कल परसों जो है, पिछले दिनों जो उनकी मां है, उनका पूरा परिवार सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की है, उन्होंने कई बयान भी दिए हैं, उन्होंने सेटिस्फैक्शन जाहिर किया है। आपको लगता है कि चिराग पासवान ने जो सवाल खड़े किए थे, उन्होंने इनकाउंटर को सही नहीं, जायज़ नहीं ठहराया था? आप मानते हैं कि सरकार ने जो भी फैसले लिए हैं वो अभी तक आप उससे सेटिस्फाइड हैं? देखिए, ये जो घटना हुई थी, इसको लेकर के, जैसा हम लोगों ने पहले भी कहा था, इस घटना को लेकर के जो संवेदनशीलता चाहिए थी, अगर हमारे नेता चिराग पासवान जी वहाँ जाकर के परिवार के साथ खड़े होते हैं और उसको, उनकी आवाज़ को वो मंच देते हैं, तो वो संवेदनशीलता अब सम्राट चौधरी जी की सरकार भी उसको पहचान करके, अगर हमारे नेता वहाँ जा करके इस आवाज़ को वो मंच देते हैं तो हम लोग इसका स्वागत करते हैं। और ये हमारी सरकार की ही बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने उनके परिवार से मुलाकात की, मुलाकात करने के बाद आश्वासन दिया है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जब इसकी विवेचना पूरी हो जाएगी, जांच पूरी हो जाएगी, तो जो भी पुलिस वाले दोषी हैं उनको सजा अवश्य मिलेगी। हम लोग चाहेंगे कि परिवार को जितनी जल्द से जल्द ये न्याय मिले, उनके लिए बेहतर। और आपकी पार्टी ने बहुत बेबाकी से इस पर अपनी राय भी रखी। बहुत शुक्रिया इस मंच पर आने के लिए आपका। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत, अरुण भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद।